मेरा ख्याल में इमरान रियाज के साथ ज़्यादती हुई, उनको गिरफ़्तार किया गया। जो जिस तरह भी उनको एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी, सहाफ़ी दोस्त होने के नाते सिर्फ यही आपको तजवीज़ करूँगा कि अगर आप सच के साथ खड़े हैं ना, तो फिर किसी की परवाह मत करें। वैसे तो मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, अल्लाह ना करे कि कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं हमेशा आपके लिए हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमजद अली आप लोगों से मुखातिब हूँ और आप लोग देख रहे हैं कुम्भराड़ टीवी। इस वक्त कुम्भराड़ में मौजूद है हम, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंसूर अली ख़ान साहब आ गए कुम्भराड़ वैली, और उनसे हमने चाहा कि कुछ थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए, गपशप हो जाए, और हमारे साथ रहे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सर, सबसे पहले आप लोगों से ये जानना चाहिए कि कुम्भराड़ वैली किस तरह आना हुआ आप लोगों को? देखिए, पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती है कि मैं तो कभी कभार हैरान होता हूँ उन लोगों पे जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं छुट्टियों के लिए। यहाँ पे इतनी खुदा ने हुस्न दिया है, ऐसे नज़ारे दिए हैं कि मैं कम से कम पिछले 15 साल से जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्पॉट्स पे जा रहा हूँ, और अभी तक मैं तमाम जगहों पे नहीं जा सका। अभी और इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, तो कुम्भराट जो है वो मेरी लिस्ट में अभी रह गया था, तो इसलिए कुम्भराट भी आना हुआ। वह मैं और भी बड़ी जगहों पे फेरी मेडोज़, K2 बेस कैंप, दूधीपत लेक, नारान वैली, कश्मीर, सब जगहों पे जा चुका था, ये रह गया था। सर, ये क्या जिस एक्सपेक्टेशन से आप लोग आ गए थे कि वहाँ नेचुरल ब्यूटी या वो सारी चीज़ें, तो उस मयार से पूरा उतर रहा है कि जी कोई प्रॉब्लम भी रही आप लोग के लिए? बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, जिसके बारे में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ऐसी कोई बात नहीं। बड़े फ्रेंडली लोग हैं यहाँ के। मुझे तो बड़े इज़्ज़त दी उन्होंने, प्यार दिया, ऐसी बात नहीं है। और मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, और बड़ा महफूज माहौल है, कोई ऐसी बात नहीं है जी। ये ज़रूर है कि मैं ईद की छुट्टियाँ, क्योंकि हम लोगों को छुट्टियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, बिल्कुल, तो मैं ईद की छुट्टियाँ को जो है वो यूटिलाइज़ किया। शायद अभी इतना रश नहीं है शायद यहाँ पे, या पता नहीं इतना ही होता है, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो आके सिर्फ वो पहाड़ों को देख के, ये पंचकोरा रिवर को देख के वहीं पे जो है वो बिल्कुल सुन होके बैठ बिल्कुल बड़ी सर मुश्किल बिजी टाइम होती है उसके लिए, और फिर आप लोगों ने टाइम निकाली, कुम्भराड़ वैली आ गई, तो आप लोग की वजह से यहाँ टूरिज़्म प्रमोट होती रहती है, तो इसी तरह काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो बाकी सर, यहाँ कुम्भराड़ वैली में किस चीज़ पे काम होना चाहिए, जिस चीज़ पे काम नहीं होगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो टूरिस्ट को फैसिलिटेट कर सकते हैं ताकि उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती? तो आप लोग देखिए, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया, मैंने काफ़ी ट्रैवलिंग की हुई है। एक चीज़ जो मुझे फ़ील हुई वो ये थी कि थल से पीछे तकरीबन जो 30-35 किलोमीटर का वो जो पैच है सारा, उस पर सड़क बनानी चाहिए, या मेरा ख्याल में सड़क थी, शायद सड़क ख़राब हो चुकी हुई है, अब काफ़ी ख़राब हो चुकी हुई है वो। मुझे ऐसा नहीं है कि सड़क नहीं थी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस पर क्यों नहीं काम हो रहा। जबकि इमरान खान साहब खुद तशरीफ़ यहाँ पे लाए थे, मुझे अच्छी है, कुम्भराट तशरीफ़ लेकर आए थे, और इतना अच्छा अगर ये टूरिस्ट स्पॉट है तो यहाँ पे सड़क बनाएं, कम से कम लोग आराम से आएँ। ये ना हो कि लोग यहाँ देखें, एक आदमी अगर अपनी मिसाल के तौर पे 30-40 लाख 50 लाख की गाड़ी लेकर आएगा, यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आएगा, और अगर उसकी गाड़ी ख़राब हो गई या उसके कुछ हो गया गाड़ी को, तो सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो इससे बेहतर है आप उसको फैसिलिटेट करें, उसके लिए सड़क बना के दें। यहाँ पे एक हद तक बना दें, मैं चले ये नहीं कहता कि बिल्कुल एंड तक ले जाएं, दो जंगा तक ले जाएं आप, या वाटरफॉल तक ना लेके जाएं, कम से कम थल तक तो सही सड़क बना के दें। लेकिन वो भी नहीं है, बहुत बुरा हाल है सड़क का। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मतलब ये लोग अपने ये जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, MNAs MPAs हैं, ये अपने घरों के बाहर की सड़कें जो हैं वो सारे 1 मिनट में बन जाती है, रातों रात बन जाती हैं। मुल्क का वज़ीर आज़म, वज़ीर आला कहीं पे आना हो ना, सिर्फ उसने चक्कर लगाना हो 15 मिनट के लिए, तो उससे पहले तमाम पूरी नई सड़क वहाँ पे तैयार हो जाती है, सब हो जाता है। तो यहाँ पे जब पूरे पाकिस्तान ने टूरिज्म के लिए आना है, तो यहाँ सड़क नहीं बन सकती। तो एक तो मेरे ख्याल में ये सड़क का जो है वो बेहतर होना चाहिए। दूसरा, आपके इलाके में यहाँ पे सिर्फ जैज़ का नेटवर्क काम करता है, ठीक है, यहाँ पे बाकी नेटवर्क्स भी काम करने चाहिए, उनको भी टावर्स लगाने चाहिए आके यहाँ पे। तो ये इस तरह की तीसरी चीज़, एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की, अब मैं शायद वो मेरी लैक ऑफ नॉलेज है, आप मेरी मदद फरमाइएगा, मुझे ये फील हुआ कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ जिस तरह होनी चाहिए, एक इतना अगर रशी एरिया है, यहाँ पे इतने टूरिस्ट आते हैं, तो एक प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए। वो ना होने के बराबर है। तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड होनी चाहिए, वो ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे। खुदा न खास्ता मिसाल के तौर पे कुम्भराट में अगर थल में किसी को कुछ हो जाए, तो यहाँ से अगर उसने सिर्फ 35 किलोमीटर का ही सफ़र पीछे करना हो, तो उसको 2.5-3 घंटे तो गए। रोड ख़राब होने की वजह से जितनी जहाँ पेशेंट की हालत ख़राब होती है, पेशेंट को इतना अपनी नहीं प्रॉब्लम रहती, लेकिन इस रोड की वजह से जब जैसे हॉस्पिटल वो पहुँचते तो वहाँ तक उनका काम हो गया होता, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। नहीं, मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, देखें, असल मकसद टूरिज़्म का जो होता है ना, कोई भी टूरिस्ट स्पॉट दुनिया के अंदर, वो सिर्फ मुकामी टूरिज़्म से नहीं चलता, उसके लिए इंटरनेशनल टूरिज़्म चाहिए होती है।
कि बाहर से लोग आएँ, अमेरिका से आएँ, कनाडा से आएँ, ऑस्ट्रेलिया से आएँ, वो आके ढूंढें यहाँ पे। आप उनके लिए जब तक फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए उस स्टैंडर्ड की चीज़ें नहीं यहाँ पे देंगे, तो किस तरह मुकामी तो चले आ ही जाएगा। ज़ाहिर बात है, वो ये देखता है कि मैं किधर इंटरनेशनल टूर पे जाऊँगा, मैं पैसे बचाऊँ, मैं मुकामी टूरिज़्म कर लूँ। लेकिन अगर आपने एक जगह को उठाना है, सही तरह बढ़ाना है, तो फिर आपको इंटरनेशनल टूरिज़्म चाहिए। मिसाल के तौर पे आप गिलगित बल्तिस्तान में देखें, वहाँ पे स्कर्दू से आगे जितने भी ट्रैक्स हैं जो लोग हाइकिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे 90% इंटरनेशनल टूरिज्म होती है। डेफिनेटली सर, बड़ा कंट्रीब्यूशन भी होता है ना सर बाहर से जब टूरिस्ट यहाँ आते हैं। दूसरा ये है कि हम नेशनल पॉलिटिक्स पे भी आ जाएंगे अगर आप आप लोगों के पास टाइम है तो। सर बोलिए। आप लोग के यहाँ माशाल्लाह आप लोग नेशनल फिगर हैं, बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है पाकिस्तान। फिर दूसरे जो जितना भी काम हो रहा है सोशल वर्क स्पेशली काम हो रहा है, तो आप लोग के यहाँ ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है कि हम उस पर काम करें तो ये हमारी जो अबतर हाल आजकल जो बनी है इसको हम काउंटर कर सकते हैं और इसका हम मुकाबला कर सकते हैं? मेरा ख्याल में सबसे जो बड़ा मसला है ना इस वक्त हमारे मुल्क का, वो तालीम का, एजुकेशन का। यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, और तालीम का भी है माजरत के साथ, और तरबियत का भी है। शायद मुझे कभी कभार तो लगता है कि तालीम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है तरबियत, कि तरबियत ही नहीं है यहाँ पे। हमारी एक इंसान की, मतलब मिसाल के तौर पे आपने एक टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया है, उसको इस्तेमाल करके अगर आपने सड़क पे फेंक दिया है ना, इसका मतलब आपकी तरबियत नहीं है। आपने जूस पिया है, उसका डब्बा उठा के सड़क पे फेंक दिया, इसका मतलब आपकी तरबियत नहीं है। आपने एक बुज़ुर्ग के लिए अगर अपनी कुर्सी खाली नहीं की है, इसका मतलब आपकी तरबियत नहीं है। और ये ऐसी चीज़ें हैं, वो शायद तालीम भी आपका कुछ नहीं कर सकती। मैं वो जैसे कहते हैं ना, तेरा तालीम ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा। तो ये वो लोग होते हैं कि जिनके तालीम भी कुछ नहीं बिगाड़े। तो खुदा के लिए पहले घरों में बच्चों को तरबियत दें, और फिर खुदा के लिए उनको तालीम ज़रूर दें। हमारे यहाँ पे क्या है कि ज़ाहिर बात है, इसकी मुआशी मजबूरियाँ भी होती हैं कि जी बच्चे ने बड़ी मुश्किल से अगर मैट्रिक किया, चलो अब इसको ना काम पे लगा दो, इसकी तालीम इधर ही ख़त्म कर दो। मैं कहता हूँ आप कोशिश करें जिस हद तक बच्चे को पढ़ा सकते हैं पढ़ाएं। आपकी सोच से बाहर है कि उसकी ज़िंदगी कितनी तब्दील हो जाएगी अगर उसके पास एजुकेशन होगी। डेफिनेटली सर, एजुकेशन पे काम होने, लेकिन यहाँ तो सर एजुकेशन बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा ना होने के बराबर है। स्पेशली हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो उनके लिए होना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा अब तक बुरी हाल है उस पर। अच्छा सर, ये भी आप लोग से जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान उन 3 ममालिक में शामिल हैं जो औरतों के लिए गैर महफूज है। तो सर उसके लिए हमें कौन सी स्टेप्स लेना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए ताकि कम से कम हमें ये चीज़ें सर सिचुएशन देखनी ना पड़े? ताल्लुक भी दोबारा उसी चीज़ के साथ है, तरबियत के साथ, कि अगर आपने तरबियत दी हो कि एक औरत की रिस्पेक्ट किस तरह करनी है, इससे बालाए ताक रखते हुए कि वो आपकी बहन है या आपकी माँ है या आपकी बीवी है, अगले की माँ बहन भी जो है वो आपकी माँ बहन की बराबर ही है, उसी तरह ही है। अगर आप ये अपनी आंख के अंदर ये शर्म हया लाना शुरू कर दें तो हमारा मुआशरा बहुत बेहतर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको अपने घर की जो है ना, वो एक भैंस या बकरी या गाय मत समझें, वो एक इंसान है। उसको उसके उतने ही राइट्स हैं जितने एक मर्द के हैं। उसको भी एजुकेशन के लिए उतने ही उसके राइट्स हैं, उसकी हेल्थ के लिए उतने ही राइट्स हैं। बल्कि मुझे तो कभी कभार लगता है, मतलब मेरी अपनी ज़ाती राय है कि जहाँ तक हेल्थ का इशू आता है तो मैं तो औरत को जो है वो मर्द से भी एक कदम ऊपर समझता हूँ कि उससे, क्योंकि आप उसकी ज़िंदगी उठा के देख लीजिए, जैसी उसकी शादी होती है, शादी के बाद मर्द को हेल्थ इश्यूज़ वो नहीं होंगे जो एक औरत को होंगे, ठीक है। तो उसका सबसे पहले हक आता है। लेकिन हमारे यहाँ वही बात है ना, अगर बचपन से अगर एक छोटे से बच्चे को अगर आपने दिखाया हो, उसने देखा हो कि मेरा बाप मेरी माँ की रिस्पेक्ट करता है, तो फिर वो आगे चल के अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करेगा। अगर वो देखेगा मेरी माँ को घर में इज़्ज़त नहीं मिली, तो वो अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करता। बीवी की इज़्ज़त नहीं। सर दूसरा ये है कि सर फाइनल आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूँ कि सर जर्नलिस्ट उस पर काम करते हैं और इंसानी हुकूक़ पे, या फिर ये जितने भी हमें प्रॉब्लम्स का सामना होता है, लेकिन जब हमारे मुल्क में सर जर्नलिस्ट को मिसिंग पर्सनस का इशू हो, जर्नलिस्ट खुद मतलब गायब होने का इशू हो, उनको फायरिंग का सामना हो, तो ये चीज़ें सर किस तरह ख़त्म होनी चाहिए? फ़र्ज़ करें सर मैं एज ए जर्नलिस्ट यहाँ कुमराड वैली में रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इंसानी हुकूक़ पे काम करूँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे काम करूँ, लेकिन जब मुझे TV पे या मुख्तलिफ रिसर्च वर्क पर ये चीज़ें मिलती है कि इस्लामाबाद दुनिया के 10 उन शहरों में है जो जर्नलिस्ट के लिए गैर महफूज हैं, तो सर मैं किस तरह वहाँ जा सकता हूँ जाके मैं इस्लामाबाद में मतलब अपने करियर का आगाज़ करूँ? या आपका ये जो इंटरव्यू है इस वक्त ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, ठीक है। इस सोशल मीडिया ने पूरे मुल्क को जो है ना बिल्कुल आपस में एक रस्सी की तरह बांध दिया है। अब कोई दर्द अगर वाना के अंदर होगा ना, तो वो कराची में भी महसूस किया जाएगा, ग्वादर में कुछ होगा तो कुमराट में भी महसूस किया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे सिर्फ एक सहाफ़ी दोस्त होने के नाते सिर्फ यही आपको तजवीज़ करूँगा कि अगर आप सच के साथ खड़े हैं ना, तो फिर किसी की परवाह मत करें,
ठीक है, बिल्कुल किसी की परवाह मत करें। किसी एक सहाफ़ी के साथ भी अगर ज़्यादती होती है ना, तो आज अब मिसाल के तौर पे हमारे ही एक साथी एंकर हैं इमरान रियाज खान साहब, उनको गिरफ़्तार किया गया। जब गिरफ़्तार किया गया, मैं आपके सामने बोल देता हूँ, मेरा इमरान रियाज खान साहब मेरे फॉर्मर कॉलीग भी रहे हैं, लेकिन मेरा उनसे एक नज़रियाती इख्तिलाफ़ है, लेकिन जहाँ ज़्यादती होगी ना वहाँ सब आवाज़ बुलंद करेंगे। मेरा ख्याल में इमरान रियाज के साथ ज़्यादती हुई, उनको गिरफ़्तार किया गया, जो जिस तरह भी उनको एक अदालत से दूसरी अदालत से तीसरी अदालत, जो कुछ भी किया गया वो गलत था। तो आवाज़ बुलंद होगी। अब जो ताकतवर लोग हैं ना, ताकतवर लोग हैं, उनके लिए अब इतना आसान नहीं हो गया कि वो किसी को भी तरने वाले की तरह जो है वो चबा जाएंगे और कुछ पता भी नहीं लगेगा। लेकिन सर इमरान रियाज के लिए सपोर्टर में सर आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा उनके सपोर्ट में बात की, दूसरे जर्नलिस्ट भाई लोग भी करें, लेकिन जिन जर्नलिस्ट को उनके वक्त में जब उनको प्रॉब्लम का सामना नहीं था, उनको प्रॉब्लम नहीं, तो इमरान रियाज ने बिल्कुल नहीं होता वो कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं। देखें, मैं आपको इसका एक सहाफ़ी होने के नाते मुझे एक बात बताइए, मेरी मिसाल के तौर पे किसी से ज़ाती दुश्मनी है, ज़ाती दुश्मनी, मैं सहाफ़त की बात नहीं कर रहा, ज़ाती दुश्मनी है, उसके घर में डकैती होती है, उसके घर में होती है, अब मेरी तो उससे दुश्मनी है, क्या मुझे आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि नहीं? मुझे हर सूरत करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि जो सहाफ़ी होता है ना, वो अपनी ज़ाती रंजिशों से बालातर होता है। अगले ने नहीं है उठाई आपके लिए आवाज़, अगले ने मजाक उड़ाया, अगले ने कुछ भी किया, भूल जाएं सारी चीज़ों को। यहाँ पे ये वो मौका होता है जहाँ पे एक इंसान का जो किरदार है ना, वो उड़ के सामने आता है कि यार तू कितना को बड़ा आदमी है कि उसने मजाक उड़ाया, उसने तोहमतें लगाई, इल्ज़ामात लगाए, सब कुछ किया। बुलाओ इन सब चीज़ों को। अगर उसके साथ ज़्यादती हुई ना, आवाज़ बुलंद करो। कुछ नहीं हो सकता कि हो सकता है कि अब जब वो बाहर आए तो बाहर आके वो देखेगा यार इन लोगों ने मेरे लिए आवाज़ बुलंद की, मैं तो इनका कल तक मजाक उड़ाता था। हो सकता है वो तब्दील हो जाए। हाँ, तो अच्छाई के साथ जो है वो बुराई को ख़त्म किया जा सकता है। अगर इंसान अच्छा हो तो कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं। एक अच्छा सहाफ़ी जो होता है ना, बस मैं बार बार ये कहता हूँ, अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे वालिद साहब पता है मुझे क्या कहते हैं, कभी कभार वैसे ही मजाक में कहते हैं यार तू अपने असूलों का इतना पक्का है कि अगर तुझे मेरी करप्शन भी पता लग गई ना, अगर मैंने कभी कोई करप्शन की, तूने मुझे भी नहीं छोड़ना। अच्छा जी। मैंने कहा जी मुझे खुशी है इस बात की कि ये डर आपके दिल में है, और मैं अगर ये आपके दिल में है ना, तो मैं चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो भी करप्ट हो उसके दिल में यही डर होना चाहिए कि ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, और ये होना चाहिए बस। आखिरी बात में जब घर से हम निकल रहे थे कि जी हम मंसूर साहब इनकी टाइम नहीं होंगे हमारे साथ, सेल्फी भी हो जाए और कुछ हमारे फील्ड के रिलेटेड हमें कोई सजेशन दे कि आप लोगों ने क्या करना चाहिए। और बाकी बाय द वे आप लोग के मिल के सर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि सर बिल्कुल अपने एक दोस्त से जिनके साथ हमारे सालों से बातें चल रही है, सारे सहाफ़ी जो है ना अब इकट्ठे हैं। तो और ये सिर्फ ये नहीं कि मेरी आपसे यहाँ पे मुलाकात हुई है, मैं अभी इस इंटरव्यू के बाद आप मेरा मुझसे नंबर लीजिएगा, आप बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह हैं, आप लाहौर तशरीफ़ लेकर आएंगे, आप मेरे मेहमान होंगे, ठीक है। और कभी भी आपको कभी ज़िंदगी में मेरी ज़रूरत पड़ी, वैसे तो मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, अल्लाह ना करे कि कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ, मैं हमेशा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी।